मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे। नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफ़ी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है। और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और कल्लूराम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लूराम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़ी सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है। आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है? और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल, मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है? श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता
और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो। तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। नूडल्स वर्सेस परोंठा कंपटीशन। जमालपुर गांव में किशोर और अनीता अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के बाजार में उनकी परोंठों की बड़ी पुरानी दुकान थी, जिसमें वो बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाकर बेचा करते थे। उनका काम सही चल रहा था। उनके बनाए परोंठों की सभी लोग तारीफ करते थे, हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बड़े ही साफ सुथरे ढंग से बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाते थे और उन्हें देसी घी, मक्खन या दही के साथ खिलाया करते थे। अरे भाई किशोर, एक गोभी का परोंठा तो देना। हाँ हाँ सर, ये लीजिए, बस अभी लाया गर्मा गर्म परोंठा। अरे भाई किशोर, मुझे एक पनीर का परोंठा। जी बिल्कुल, आपके लिए अभी पनीर का पराठा लेकर आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, लेकिन गांव का एक लड़का नंदू उनके काम से बहुत जला करता था। वो चाहता था कि उनका काम बंद हो जाए। एक दिन जब नंदू शहर गया तो उसने वहाँ पर नूडल्स खाए, तो उसके मन में एक आइडिया आया और उसने शहर में 2-3 दिन रुककर नूडल्स बनाना सीख लिया। और उसके बाद गांव में आकर नंदू ने किशोर और अनीता की दुकान के सामने नूडल्स का ठेला लगा लिया। आइए आइए, नूडल्स खाइए, ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया नूडल्स खाइए। गांव के लोग नई चीज देखकर नूडल्स खाने लगे। नंदू का नूडल्स का ठेला खुल जाने की वजह से किशोर और अनीता का काम कम हो गया। ये देखकर नंदू मन ही मन बहुत खुश हुआ। हाँ, अब आएगा मजा, खिलाओ परोंठे। जैसे जैसे नंदू का काम बढ़ा वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो घटिया क्वालिटी के नूडल्स बनाकर लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई नंदू, तुम्हारे नूडल्स में आज तो स्वाद नहीं आया। अरे क्या कह रहे हो चाचा, तुम्हारा मुंह ही खराब होगा। भैया, मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ जैसे पहले बनाता था। और शिकायत करने पर वो लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा। किशोर और अनीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और किशोर ने नंदू को समझाते हुए कहा, भाई नंदू देखो, तुम वाकई ही बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाते थे, लेकिन अब तुम्हारे नूडल्स का स्वाद अच्छा नहीं रहा। भाई अपना काम जरा सही ढंग से करो। अबे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? चल जा, अपने परोंठे देख। काम धंधा बंद हो गया तो मुझे आया समझाने। अनीता को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और वो YouTube पर अच्छे अच्छे नूडल बनाना सीख लेती है। जब अनीता नूडल बनाना सीख लेती है तो किशोर को एक आइडिया आता है। वो नूडल्स को परोंठों के बीच भरकर बेचने लगता है। गांव वालों को उनके नूडल्स के परोंठे बहुत अच्छे लगते हैं और लोग फिर से किशोर और अनीता की दुकान पर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उनको परोंठा और नूडल दोनों मिलते थे, वो भी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के। नंदू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से अपना ठेला ले जाकर दूसरे बाजार में लगाकर सही ढंग से नूडल बेचने लगता है। तो अब किशोर और अनीता का भी काम चलता है और नंदू का भी, क्योंकि किशोर के एक आइडिया ने परोंठे और नूडल का कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। अब लोगों को पराठा नूडल खाने को जो मिल रहा था। एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खेती के लायक अपने बुजुर्गों की दी गई थोड़ी सी जगह थी। वो उसी में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसकी आधी से ज्यादा जमीन बंजर थी, इसीलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उससे शिकायत करते रहते थे। अजी, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है बंजर जमीन पर भी अनाज उग जाए। तुम ठीक कह रही हो रमा, मैं कल ही वहाँ पर कोशिश करता हूँ, शायद हमारी किस्मत ही खुल जाए।
अगले ही दिन से विनोद ने अपनी बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो रोज खुदाई के औजार ले जाकर अपनी बंजर जमीन को फोड़ने लगा और वहां से पत्थर आदि साफ करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब गांव के जमींदार वहां से गुजरे तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाते हुए विनोद से कहा, अरे ओ विनोद वाह, ये क्या कर रहा है तू? अबे इस धरती पे कुछ नहीं उगने वाला, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये जगह तुम्हारे बुजुर्गों को दे दी थी। काहे अपना दिमाग खराब कर रहा है? आप बात तो ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब, लेकिन शायद क्या पता यहाँ पर खेती हो जाए। अरे ठीक है भैया, जो तुम्हारी मर्जी चाहे करो। विनोद को उस जगह पर मेहनत करते काफी समय हो गया। एक दिन सुबह जब वहां पर खुदाई करने लगा तभी अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका कुदाल किसी लोहे से टकराया है। अरे ये आवाज कैसी? विनोद आवाज वाली जगह से पत्थर हटाने लगा और जैसे ही उसने वहां से पत्थर हटाए तो वो देखकर हैरान रह गया। उस धरती के नीचे एक काला तवा दबा हुआ था। अरे ये क्या तवा? चलो निकाल कर देखता हूँ, खाना पकाने के ही काम आएगा। विनोद ने वहां से उस तवे को निकाला और घर आकर अपनी बीवी रमा को सारी बात बताई। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, मैं तो इसे संभाल कर रखूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही विनोद उस तवे को एक साइड में रखने लगा तभी तवे से आवाज आई, विनोद, अरे ये तवा तो बोलता है। हाँ विनोद, मैं एक जादुई तवा हूँ। अगर तुम मुझ पर अनाज का एक दाना रखोगे तो उस दाने की लाखों रोटियां बन जाएंगी। ऐसा सुनते ही विनोद ने उस तवे को अपने आग जलाकर उसके ऊपर रख दिया और थोड़ा सा आटा लाकर उसके ऊपर रखा। देखते ही देखते वहां रोटियों का ढेर लग गया। ये देखकर विनोद और उसकी बीवी हैरान रह गए। अब उन्होंने सब्जियां काटकर उस पे रखी तो वहां पर पकी हुई सब्जियों का ढेर लग गया। विनोद और उसके परिवार ने खूब सारी रोटियां खाई और बाकी रोटियां पूरे गांव वालों को खिला दी। अब उनके दिन बदल चुके थे। विनोद ने गांव के बाहर सड़क पर एक ढाबा खोल दिया और उस जादुई तवे की बदौलत सबको पेट भरकर खाना खिलाने लगा। और वो खाने के बदले किसी से पैसे नहीं मांगता था, जो जिसके मन में आए वो ले लेता था, क्योंकि जादुई तवे की यही शर्त थी कि वो बिना स्वार्थ के उसका इस्तेमाल करेगा। विनोद, अगर तुम मेरा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा तरक्की और समृद्धि दूंगा, समझे?